स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का नाम हम कई बार सुनते हैं, बट आइए अब हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करते हैं। पर बच्चों, इन सब को डिस्कस करने के पहले मैं एक पॉइंट पर फोकस करना चाहता हूं जो हमें आना चाहिए इसे सीखने के लिए, और वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमारे ऑब्जर्वेशंस में क्या यूज है, उसको हम लोग एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें क्यों चाहिए। बच्चों, जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी इंस्टेंट पर या किसी टाइम पर कोई भी चीज जो हमें रेस्ट पे दिखाई दे रही है, साइमल्टेनियसली पॉसिबल है कि वो उसी टाइम पर किसी और के रिस्पेक्ट में मूविंग दिखाई दे। और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और वो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं अपनी डेली लाइफ से। तो सर, हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं एग्जाम्पल का कि मान लेते हैं कि हम दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है सर। और ट्रेन में बैठकर हम लोग कोटा स्टेशन की तरफ या कोटा की तरफ जा रहे हैं, और अचानक से जब हम लोग ट्रेन में बैठकर देखते हैं कि बाहर से हमें विंडो से कोटा स्टेशन दिखाई दे रहा है, तो हमारे मुंह से जैसे ही हम लोगों ने कोटा स्टेशन देखा, तो आपस में जब बात करते हैं तो हमारे मुंह से एक स्टेटमेंट निकलता है, और वो होता है कोटा आ गया। बिल्कुल। तो बच्चों, सोच के देखिए कि एग्जैक्टली हमने क्या बोला कि कोटा आ गया। अब प्रैक्टिकली सोचिए कि हमने खुद को तो रेस्ट में मान लिया कि हम नहीं चल रहे, पर हमने कोटा को बुला लिया कि कोटा हमारे पास चल कर आ रहा है। और इसी इवेंट को बच्चों साइमल्टेनियसली अगर हम दोनों प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देख रहे होते, तो सर जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे होते और हम वहां पर देखते कि वहां से ट्रेन हमको दिखाई दे रही है, तो हमारे मुंह से स्टेटमेंट निकलता कि ट्रेन आ रही है। बिल्कुल। तो बच्चों, आपने नोटिस किया कि इवेंट एक ही है, और दोनों में अगर हम लोग देखें तो हमारी फ्रेम, जो ऑब्जर्वेशन हमारा जो जिस जगह से था वो चेंज हो गया। जब हम लोग ट्रेन में थे तो हमने अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन में शिफ्ट कर दी थी, और हमने खुद को रेस्ट पे मान लिया था, और हमारे लिए कोटा चल के आ रहा था। और जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, तो प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग खड़े थे तो हमने अपनी फ्रेम प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दी थी, हमने खुद को रेस्ट पे मान लिया था, और हमारे लिए ट्रेन चल कर आ रही थी। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा खुद को रेस्ट पे कंसीडर करता है। मतलब जब भी उससे पूछो तो वो हमेशा यही आंसर देता है कि ये निकल गया, वो आ गया, वो आने वाला है। वो कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं पहुंचने वाला हूं, या बहुत रेयर। तो ध्यान रखना कि बच्चों, जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा खुद को रेस्ट पे मानता है, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज उसको चलते हुए दिखाई देती है। और अगर हमसे पूछा जाए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, तो बच्चों देखिए, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमेशा जरूरत है। और हमने बिल्कुल कॉमन तरीके से एक मैथमेटिकल फ्रेम को डिफाइन कर रखा है, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिससे हम लोग किसी भी टाइम पर पार्टिकल की कोई भी पोजीशन, उसकी लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 परपेंडिकुलर एक्सेस, और वो होते हैं x, y और z, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। 0, 0, 0। बच्चों, x और y ये दोनों एक्सेस प्लेन में हैं, जो बोर्ड के प्लेन में बने हुए हैं, जबकि जो z है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से होता है। बच्चों, जब भी हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना होता है, तो हम उसकी पार्टिकल की पोजीशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इतना है, y कोऑर्डिनेट इतना है, z कोऑर्डिनेट इतना है। तो मानकर चलिए कि एक पार्टिकल यहां पर है, बाहर की तरफ ऐसे। तो मान लीजिए मैंने इसको बोर्ड पर बना दिया, लेट p, और मुझसे बोला गया कि इस p की पोजीशन को डिफाइन करो। तो p की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए डेफिनेटली हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इस ओरिजिन से x मीटर इतना दूर है, y मीटर इतना ऊपर है, और z मीटर इतना आगे है। तो डेफिनेटली इसको मेजर करना हमको आना चाहिए, और उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस तरह की फ्रेम डिफाइन करते हैं। तो बच्चों, मेजरमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं कि वो कितनी पोजीशन पे है, तो उसकी लेंथ के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि मेजरमेंट लेंथ का कैसे किया जाता है। अगर ये पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही हो, तो टाइम की जानकारी भी हमें होनी चाहिए, वो टाइम मेजरमेंट भी हमें आना चाहिए कि इस टाइम पर, इस इंस्टेंट पर इतनी पोजीशन इसने गेन कर रखी है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो ऑब्जर्वर होता है बच्चों, वो हमेशा खुद को ओरिजिन पे कंसीडर करता है। जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा खुद को ओरिजिन पे मानता है, और इसका बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वही डेली लाइफ का। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हमसे जब एड्रेस पूछता है कि बताओ ये ऑब्जेक्ट हमें कहां मिलेगा, तो हम क्या बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से 1 किलोमीटर दूर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेगा। तो बच्चों, वो 1 किलोमीटर हमने खुद से बताया, हमने 1 किलोमीटर उस जगह से नहीं बताया जहां से वो
पर्टिकुलर पर्सन चल के आ रहा है, हमने बताया कि मुझसे 1 किलोमीटर दूर यहां चले जाओ तो वो मिलेगा। तो बताओ मुझसे 1 किलोमीटर दूर मतलब मैंने खुद को कहां पे मान लिया? ओरिजिन पे। तो ऑब्जर्वर की दो खासियत है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये खुद को हमेशा रेस्ट पे मानता है और ये हमेशा खुद को ओरिजिन पे कंसीडर करता है। तो जैसा मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे मानता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इस एग्जांपल को ध्यान से देखें। यहां पर एक कार के अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और कार के अंदर जब वो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो बच्चों ये कार के अंदर ऑब्जर्वर बैठा है और उसको सारी लाइटें या पूरा जो सराउंडिंग है वो अपने रिस्पेक्ट में पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने रिस्पेक्ट में पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो खुद को तो रेस्ट पे मान रहा है और वो बोला जा रहा है कि ये जो लाइट है, ये जो सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। और इसी पर्टिकुलर इवेंट को अगर एक पर्सन बाहर यानी कि सड़क पे खड़े होकर देख रहा होता तो वो क्या बोलता कि कार लगातार आगे जा रही है। वही बात है कि खुद को तो रेस्ट पे मान रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में पूरी जो सराउंडिंग्स है वो मूव कर रही है। तो यही चीज हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जैसा सर ने आपको समझाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी का अपन एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज यहाँ पर 3 ऑब्जर्वर है ए, बी एंड सी और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हो सकता है ऑब्जेक्ट स्टोन हो सकता है ट्री हो। अब अपन को क्या उस ऑब्जेक्ट के बारे में अपीयर हो रहा है, कैसा वो दिख रहा है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मास m मान लेते हैं तो मेरे रेस्पेक्ट में अभी ये रेस्ट पर है और मैं अभी ग्राउंड पे ही हूं, तो मैं क्या मानूंगा कि रेस्ट पे क्यों होगा? बिकॉज एक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया mg और इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग गया होगा बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज नॉर्मल n, और अंडर इक्विलिब्रियम n इक्वल टू क्या होगा? mg। अब बेटा यहां पर अपन अज्यूम कर रहे हैं 3 और ऑब्जर्वर ए, बी एंड सी जो अलग अलग कंडीशन में है और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सर ही ऑब्जर्वर हैं और अपन सर से समझते हैं कि सर को क्या फील होगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में जब सर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे। तो सर मान लीजिए आप ऑब्जर्वर ए हैं और आप रेस्ट पर है, ग्राउंड पर है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट कैसा फील हो रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा? बिल्कुल सर, अगर मैं यहां पर एक ऑब्जर्वर हूं और ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं तो मुझे यहां से ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है उसको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि वो रेस्ट पे दिखाई दिया है। बिल्कुल। तो सर ने क्या कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे दिख रहा होगा। तो बच्चों आप लोग भी जानते हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो अपनी वो प्रेजेंट कंडीशन को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन पे तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो जैसा कि अपने को मालूम है ये रेस्ट पर है और सर भी रेस्ट पर थे, तो सर के रेस्पेक्ट में ये भी कैसा था? रेस्ट पे था। इसका मतलब क्या यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है और सर को भी ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। अब सर मान लेते हैं कि आप बी ऑब्जर्वर है और आप एक ट्रेन में है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर आप इस ब्लॉक को देख रहे हैं तो आपको क्या फील हो रहा होगा इस ब्लॉक के बारे में? बिल्कुल सर, यहाँ से तो बिल्कुल डेली लाइफ का वापस से एक एग्जांपल याद आ गया है कि मान लीजिए कि मैं एक ट्रेन में हूँ और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और बाहर कोई पोल है और मैं उसको देख रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के जैसे, तो ये पोल मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही कहा सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप पोल को देखते हो, ट्री को देखते हो, तो अपन क्या सोचते हैं कि वो सब चीजें पीछे जा रही है। तो इसका मतलब सर को ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब सर के रेस्पेक्ट में जो बी ऑब्जर्वर जो सर हैं उनके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है बिकॉज वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स भी 0। तो अपन पहले भी जानते थे कि यहाँ पर फोर्स 0 है तो जैसा ऑब्जेक्ट होगा वो उसी कंडीशन में रहेगा। सर को कांस्टेंट वेलोसिटी में दिख रहा है क्योंकि सर एक फ्रेम के अंदर है। तो क्या यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब मान लेते हैं कि सर सी ऑब्जर्वर है जो ट्रेन के अंदर है और ट्रेन एक्सेलरेटेड है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। जो यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है इसको अज्यूम कर लो कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं। तो चेक करते हैं कि सर को ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठकर और उसी पोल को देख रहा हूं, बट इस बार अगर मेरे पास कोई एक्सेलरेशन है और मैं इस तरह से इसको ऑब्जर्व करता हूं तो ये मेरे रिस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से पीछे जाते हुए नजर आ रही है। आप सोचिए सर ने क्या बोला? ए एक्सेलरेशन से पीछे जाता हुआ दिख रहा है। सर ने बिल्कुल परफेक्ट बोला है कि सर को यही दिख रहा है। अब सर से अपन एक बात पूछते हैं कि सर ऑब्जर्वर ए और बी के रेस्पेक्ट में कैसा दिख रहा था? सर ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड था और ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तब भी लॉ वैलिड था क्योंकि नेट फोर्स 0 होते हुए भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। बिल्कुल। बट सी, जब मैं वहां पर सी की तरह बिहेव कर रहा हूं तो मुझे एक डाउट आ रहा है और वो डाउट ये है कि नेट फोर्स इस पर 0 है।
तो फिर मुझे नेट फोर्स 0 होते हुए एक्सेलरेशन कैसे दिख सकता है? बिल्कुल, इसका मतलब ए और बी के रेस्पेक्ट में तो इसमें फोर्स था ही नहीं, पर सी के रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली फोर्स आ गया, जबकि अपने को मालूम था तो रेस्ट पर ही है। तो क्या सी के रेस्पेक्ट में ये ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है? अब सर से अपने ने पूछा कि भाई इसके ऊपर क्या हो रहा है, तो चला एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स सर के अकॉर्डिंग लग रहा है, पर क्या अपने को मालूम है ये तो रेस्ट पे था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ तो लोचा है कि कोई ऐसी चीज है जो अपने को दिख नहीं रही है, या जिसके कारण न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं हो रहा। बिकॉज ये अगर रेस्ट पर है तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर तो नेट फोर्स 0 नहीं दिख रही। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस चीज को समझाने के लिए मुझे एक ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी जो एक्चुअली में है तो नहीं, पर इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में समझाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा। तो जब मैं एक्सीलरेटेड फ्रेम में हूं और मैं कोई ऑब्जर्वर बन के इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं, एक्सीलरेटेड फ्रेम के अंदर से देखता हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो मुझे क्या दिखता है कि ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर उस टाइम पर न्यूटन फर्स्ट लॉ को वैलिड करने के लिए एक इमेजिनरी फोर्स कंसीडर करते हैं विच इज नोन एज सूडो फोर्स, और कह सकते हैं एक इमेजिनरी फोर्स जो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो जाए कि अगर फोर्स होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, अगर ये रेस्ट पर होता तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए था। तो उस एक्सेलरेशन को वैलिड करने के लिए या न्यूटन के फर्स्ट लॉ को वैलिड करने के लिए अपन एक टर्म ला रहे हैं दैट इज नोन एज सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स कब एप्लीकेबल है? जब आप किस फ्रेम में हो? एक ऐसे फ्रेम में जो एक्सेलरेटेड है, और उसी के बारे में बात करेंगे कि इन फ्रेम्स को क्या कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, जैसा कि सर ने आपको पूरा डिटेल यहां पर बताया और उसी को अब हम लोग समराइज कर देते हैं और उनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ऑब्जर्वर ए के बारे में बात करें। ये बिल्कुल सेटिस्फाइड था, ये बिल्कुल सेटिस्फाई था कि न्यूटन ने जो बताया फर्स्ट लॉ में रेस्ट होता है तो नेट फोर्स 0 था, ये सेटिस्फाई है। रेस्ट दिख रहा है और नेट फोर्स 0 है, ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई था। इसके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी पीछे की तरफ दिखाई दे रही थी और वो भी कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ने हमें यह भी सिखाया है कि नेट फोर्स 0 होते हुए भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, तो ही इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। और सर ने आपको सी सेक्शन में यहां पर बताया कि यहां ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है बैकवर्ड, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक पीछे की तरफ एक्सेलरेटेड दिखाई दे रहा है। बट बात तो यह है कि इस पे नेट फोर्स 0 है और नेट फोर्स 0 होते हुए भी इसको एक्सेलरेशन कैसे दिख सकता है? तो वो जिस फ्रेम में बैठा है उस फ्रेम से न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं कर रहा कि नेट फोर्स 0 होते हुए एक्सेलरेशन आ कैसे सकता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए, न्यूटन के लॉ को करेक्ट करने के लिए स्यूडो फोर्स को सर ने इमेजिन किया। तो बच्चों, बात करते हैं ऐसी फ्रेम्स को क्या बोला जाता है। बच्चों, अगर मैं इन दोनों फ्रेम्स की बात करूं जहां से न्यूटन का लॉ वैलिड है, मैं इन दोनों फ्रेम्स की बात कर रहा हूं जहां से न्यूटन का लॉ वैलिड है। कौन सा? फर्स्ट लॉ वैलिड है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। सबसे पहले मैं इनर्शियल फ्रेम के लिए दो कंडीशंस बता दूं। ऐसी फ्रेम्स जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और दूसरा इस तरह से भी इसको बोला जा सकता है कि ऐसी फ्रेम्स जो या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो। ऐसी फ्रेम्स जो या तो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग हो, द समरी इज उनका एक्सेलरेशन 0। तो सच टाइप ऑफ फ्रेम्स नोन एज इनर्शियल फ्रेम। अब ऑब्जर्व कीजिए, इन दोनों के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स भी 0 था और एक्सेलरेशन भी 0 था। तो इन दोनों के लिए सच टाइप ऑफ फ्रेम्स जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? इनर्शियल फ्रेम। और ऐसी फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, ऐसी फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो या तो एक्सेलरेटेड हो सकती है या फिर रोटेटिंग हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो रोटेटिंग है या रिवॉल्व कर रही है तो रिवॉल्व करते हुए हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब उनके पास एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन को अभी हम बोल रहे हैं कि जो फ्रेम एक्सेलरेटेड है वहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, एंड सच टाइप ऑफ फ्रेम्स नोन एज नॉन इनर्शियल। क्योंकि आपने खुद ने देखा कि इस फ्रेम में बैठ के जो बॉडी का है एक्सेलरेशन तो दिख रहा था पर उसमें नेट फोर्स नजर या फोर्स उस पर नजर नहीं आ रहा था। तो बच्चों, हम लोगों ने जो डेफिनेशंस डिफाइन की, अब बारी है कि यहां पर ये सीखें कि उनकी डेफिनेशन एग्जैक्टली कैसे लिखी जाती है और साथ में स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कैसे समझा जाता है। तो बच्चों, यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए, इस ऑब्जर्वर को अगर इसका बैकवर्ड एक्सेलरेशन जस्टिफाई करना है
तो इसको वो इमेजिनरी फोर्स या स्यूडो फोर्स कहां पर इमेजिन करना पड़ेगा? तो सीधा सा जवाब है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में उसको स्यूडो इमेजिन करना होगा, डिफाइंड बाय एफ.पी. स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि डेफिनेशन बताई थी, अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन और मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा सर ने बोला दो तरह की फ्रेम होती थी, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल के अंदर द फ्रेम फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज एप्लीकेबल, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो एप्लीकेबल होगा, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और कौन कौन सी फ्रेम इनर्शियल होंगी? सर ने क्या बताया था? जिनका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब कब हो सकता है? या तो आप रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी वाली फ्रेम में हो। पर एक और कंडीशन है कि अगर आप रेस्ट वाली फ्रेम में हो और आप एक और फ्रेम को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो या तो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी पर है, तो वो फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम ही कहलाएगी। तो पढ़ना, ऑल द फ्रेम्स विच आर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म velocity or uniform motion with respect to an inertial frame are inertial frame। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी कार में हूं जो 2 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो मतलब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी पे हूं, मैं एक इनर्शियल फ्रेम में हूं। मैं एक और कार को देख रहा हूं जो मेरे रेस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो वो कार की फ्रेम भी क्या होगी? इनर्शियल होगी, बिकॉज वो मेरे रेस्पेक्ट में भी उसका एक्सेलरेशन जीरो है। इसी तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया, द फ्रेम फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, नोन एज नॉन इनर्शियल। एंड अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ऑल द फ्रेम्स विच आर एक्सेलरेटिंग एंड रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसा कि सर ने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसी फ्रेम में हूं जो कि एक इनर्शियल फ्रेम है, मान लीजिए मैं ऐसी फ्रेम में खड़ा हूं जो कि रेस्ट पे है, और मैं किसी दूसरी फ्रेम को नोटिस कर रहा हूं जो या तो रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है या एक्सेलरेटेड है, तो मेरे रिस्पेक्ट में भी वो फ्रेम अगर मैं देखूंगा तो वो क्या कहलाएगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर यहां पर एक डाउट आता है बच्चों को कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट भी कर रही है और सन के अबाउट रिवॉल्व भी कर रही है, तो जैसा आपने बोला कि रोटेटिंग और एक्सेलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो क्या अर्थ को भी अपने को नॉन इनर्शियल कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, जैसा कि सर ने आपके लिए पूछा कि जो एक्चुअल में अगर आपसे बोला जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? इन एक्चुअल अर्थ इज। तो बच्चों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा कि एक्चुअल में अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कारण, क्योंकि जैसा सर आपको बता ही रहे थे कि वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है और सेल्फ एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है। तो जब वो रिवॉल्व कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर बदल रही है, जिसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है। जब हम लोग अर्थ पे होते हैं तो हमें अर्थ रेस्ट पे दिखाई देती है, इसीलिए हम लोग अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम की तरह कंसीडर कर लेते हैं। मेरे वर्डिंग सुनना, इनर्शियल फ्रेम की तरह उसको कंसीडर कर लेते हैं, बट एक्चुअल में जो अर्थ होती है वो कैसी होती है? नॉन इनर्शियल। बच्चों आगे बढ़ते हैं स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स और एन अपरेंट फोर्स और अ करेक्शन फोर्स। ध्यान देना, करेक्शन फोर्स अपने क्यों लगाया था? ताकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड हो जाए, इसीलिए अपन ने जो ब्लॉक देखा था उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अज्यूम करा था, उसे क्या कह रहे थे अपन? सूडो फोर्स, विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब अपन ऑब्जर्वर सी की बात कर रहे थे तो उसको चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज करना पड़ा? एक ऐसा फोर्स विच इज नोन एज सूडो फोर्स। बिल्कुल। अब बच्चों अगर हमसे पूछा जाए कि स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो बच्चों स्यूडो फोर्स को हम लोग इसको डिस्कशन, मतलब इसकी डेफिनेशन और इसका पर्टिकुलर रूल जो है वो बाद में पढ़ेंगे, बट इसको सीधे शब्दों में समझें कि स्यूडो फोर्स को कहां पर और कितने मैग्नीट्यूड का अप्लाई करना चाहिए। तो बच्चों हम जिस फ्रेम में बैठे हैं, हम जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं, तो स्यूडो फोर्स तब हमें लगाना पड़ता है न्यूटन के लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? ऑब्जर्वर जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, ऑब्जर्वर जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। और इसकी वैल्यू क्या होती है?
तो बच्चों स्यूडो फोर्स की वैल्यू जब भी हमसे पूछा जाए कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा मास ऑफ द बॉडी, जिस पर हम लोग उसको इमेजिन कर रहे हैं। वर्डिंग्स बार बार सुनिए, जैसा सर और मैं बोल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जिस बॉडी पर हम लोग उसको इमेजिन कर रहे हैं, उस बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वर जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर देख रहा है, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। तो वही चीज देखिए यहां पर लिखी हुई है, दिस फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड। और इसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एंड वेक्टर ए। माइनस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये फ्रेम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूडो फोर्स डज नॉट फॉलो एक्शन रिएक्शन लॉ, मतलब थर्ड लॉ। तो बेटा सूडो फोर्स का अपन बार बार एक वर्ड बोला है, या तो करेक्शन फोर्स या फिर इमेजिनरी फोर्स। इसका मतलब ये फोर्स रियल फोर्स नहीं है, ये कौन सा फोर्स है? नॉन रियल फोर्स। और ऑल द नॉन रियल फोर्स डज नॉट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज द एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ से वही फॉलो करते हैं जो रियल फोर्सेज होते हैं, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। इसको अपन ने क्यों लेके आए? अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, या न्यूटन के फर्स्ट लॉ को वैलिड करने के लिए आए। इसका मतलब ये तो कुछ था ही नहीं फोर्स, ये तो अपन ने इमेजिन करा। तो इमेजिन का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता, एक्शन रिएक्शन एक्चुअली मतलब रियल फोर्सेस का होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, एक कंडीशन जो आपको यहां पर ऑब्जर्व करनी है। लेट अस कंसीडर, यहां पर एक ट्रेन हमको दी गई है एंड दिस ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। और एक ऑब्जर्वर जो है वो बाहर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, यानी कि साइड में खड़ा हुआ है, और इस पर्टिकुलर पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि ट्रेन की सीलिंग से एक स्ट्रिंग की हेल्प से लटका हुआ है। तो मान लेते हैं कि इस ऑब्जर्वर को मैं थोड़ी देर के लिए यहां प्लेस कर लेता हूं और इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। तो बच्चों, अगर इससे पूछा जाए कि आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन कहां जा रही है, तो ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े होकर बोलेगा कि ट्रेन ए एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। इस ऑब्जर्वर से पूछेगा बताओ पेंडुलम कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये बोलेगा कि पेंडुलम इस तरह से इंक्लाइंड है और वो मेरे रिस्पेक्ट में मुझे ए एक्सेलरेशन से ऐसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बच्चों, इस पर्सन के दिमाग में अब जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें ढूंढने हैं। इस ऑब्जर्वर का क्वेश्चन ये है कि अगर ये पेंडुलम मुझे ए एक्सेलरेशन से ऐसे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये हुआ कि इस पर कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए। बिल्कुल। इस ऑब्जर्वर को इस पेंडुलम का ऐसा वर्टिकल मोशन दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वर्टिकली रेस्ट अगर उसको दिखाई दे रहा है, मतलब वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चों, हम लोग ढूंढते हैं कि इसके सवालों का जवाब यहां पर क्या है। और अगर मैंने इसको ग्राउंड पे माना है, तो बच्चों अभी हमने माना था कि ग्राउंड को हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम की तरह कंसीडर कर लेते हैं। और आपको पता है इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ वैलिड है, हमें किसी भी तरह का स्यूडो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ढूंढते हैं कि इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या है। बच्चों देखिए, नेचुरल फोर्स टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग ऑलरेडी मार्क्ड है। इसके अलावा यहां पर अर्थ इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई कर रही है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं mg। बच्चों, टेंशन को गौर कीजिए, किसी एंगल पर ऑब्लिकली काम कर रहा है, तो क्यों ना इसके कंपोनेंट्स कर लिए जाए। तो अगर इसके हम लोग कंपोनेंट करें, तो बच्चों ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। इसका कंपोनेंट होगा t cos थीटा और ये होगा t sin थीटा। बिल्कुल। बच्चों गौर कीजिए कि इसको वर्टिकल रेस्ट दिख रहा था, और वर्टिकल रेस्ट है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो देखिए t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg। तो ही इज सेटिस्फाइड कि वर्टिकल डायरेक्शन का जो रेस्ट मुझे दिखाई दे रहा था, उसका कारण था कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। और बच्चों, इस ऑब्जर्वर को ये पेंडुलम ए एक्सेलरेशन से ऐसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा था। तो न्यूटन ने हमें सिखाया है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन है मतलब नेट फोर्स है। तो बच्चों, नेट फोर्स नजर आ गया, कौन सा है? t sin थीटा। तो याद कीजिए वही एक इक्वेशन जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, F net बराबर ma। The net force in horizontal direction which is responsible for the acceleration of pendulum is t sin theta and it is equal to mass into acceleration। बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल।
और अब अगर इन पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोग और कैलकुलेशन करना चाहे तो हमसे क्या पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में ये जो पेंडुलम है वो कितने एंगल पर इंक्लाइन होगा, या जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी, तो वो सब इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता है अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दूं। तो नोटिस कीजिए t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कैंसिल एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट हैंड साइड m से m कैंसिल, तो क्या बचेगा a अपॉन g। सो हियर tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g। बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कई बार प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा और ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। और अगर मुझसे टेंशन पूछा जाए तो बच्चों इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ? देखो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा, सम कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वही चीज अगर इसको स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमें क्या इक्वेशन देखने को मिल रही है बच्चों? मैं टी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं और अंदर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बच्चों ये हो गया एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर। और यहां से अगर हम लोग एम स्क्वायर कॉमन निकाल दें तो अंदर बचेगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों ये तो कितना हो गया 1, अब स्क्वायर हटा के रूट इधर शिफ्ट कर दें तो एम स्क्वायर और ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम चाहें तो एम स्क्वायर को रूट करके बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू होगी। बिल्कुल। तो हमने ऑब्जर्व किया इसी क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम से। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम लोग नॉन इनर्शियल से सॉल्व करेंगे और फिर एक और रिजल्ट देखेंगे जो कि आपको सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जर्वर उसी ट्रेन के अंदर है जिसको सर ने ऑब्जर्व करा था बाहर से। तो अब ये ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है, जो ट्रेन मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है तो ऑब्जर्वर को ये पेंडुलम कैसा दिख रहा है? ये पेंडुलम बिल्कुल ऐसा का ऐसा दिख रहा है। मैं ऑब्जर्वर मान लेता हूं ये अंदर वाला हूं तो मुझे बस ये पेंडुलम ऐसा दिख रहा है, ना तो मैं चल रहा हूं ना ये चल रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये पेंडुलम कैसा है तो मैं बोलूंगा ये पेंडुलम रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो चेक करते हैं क्या इसमें नेट फोर्स जीरो है क्या। तो अगर इस पेंडुलम पे फोर्स मार्क करता हूं तो नीचे एक फोर्स क्या लग रहा है? mg बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यहां पर जो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट तो लग गया ऊपर की डायरेक्शन में और एक लग गया राइटवर्ड। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। यहां पर बन जाएगा t cos थीटा और इधर होगा t sin थीटा। अब बच्चों ऐसा और कोई फोर्स मेरे को नहीं दिख रहा इसके अलावा जो मैं यहां पर मार्क करूं। ऑब्जर्वर जो अपन थे तो मैंने क्या सोचा कि यहां पर वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस हो गए, पर हॉरिजॉन्टल भी बैलेंस होनी चाहिए तब जाके तो रेस्ट पे होता। अब मुझे यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है टी साइन थीटा, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में तो यहां पर एक फोर्स है। फोर्स से तो एक्सेलरेशन होना चाहिए था, पर यहां पर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है। और सर ने बार बार ये बात समझाई है कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो वहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता। अगर वैलिड करना है तो एक फोर्स अज्यूम करनी पड़ेगी विच इज नोन एज सूडो फोर्स। और सर ने आपको एक और चीज समझाई थी, सूडो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था? मास ऑफ बॉडी जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, किसको कंसीडर कर रहे हैं? पेंडुलम। उसका मास कितना है? m। तो उसका मास m और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। वो दोनों मल्टीप्लाई करो इन द अपोजिट डायरेक्शन तो आपको क्या मिलेगा? सूडो फोर्स। तो वही करते हैं यहां पर, मास ऑफ द पेंडुलम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम, मतलब ट्रेन का एक्सेलरेशन, और मैंने उसको अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। अब ध्यान से देखना, अब ये पूरा बैलेंस्ड हो चुका है। बैलेंस कब हुआ? जब अपन ने सूडो फोर्स कंसीडर करा। अब यहां पर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं तो क्या बन जाएगी? टी साइन थीटा, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू सूडो फोर्स विच इज ma, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, जो अपन ने वर्टिकली बैलेंस कर दी। अगेन जो सर ने इससे जस्ट पहले वाले पार्ट पे अपन ने मार्क किया था वो फटाफट से देख लेते हैं। अगर टी साइन थीटा यहां पर है और टी कॉस थीटा mg है तो सर ने क्या करा था? 1 और 2 को डिवाइड कर दिया था। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को मैं अगर डिवाइड कर देता हूं तो सेम टू सेम आंसर आ रहा है, नथिंग इज चेंज। आई कैन से डायरेक्टली tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g। और दूसरा सर ने टी फाइंड आउट करा था क्या करके? स्क्वायर और ऐड करके। अगर मैं वापस स्क्वायर और ऐड करके मार्क करता हूं तो वापस आंसर आएगा t इज इक्वल्स टू m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो इससे एक चीज बात समझ में आई कि अगर आप इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इट डज नॉट मैटर। अगर नॉन इनर्शियल में हो तो सूडो का ध्यान रखो,
और इनर्शियल में तो सूडो के बारे में कुछ नहीं सोचना, और दोनों से ही आंसर कैसे आएंगे, सेम। तो इसका मतलब आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको बस ध्यान रखना है कि कहां सूडो कंसीडर करना है और कहां सूडो कंसीडर नहीं करना, और इन्हीं चीज के बारे में अपन आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को कोशिश करेंगे अपन सूडो फोर्स से सॉल्व करने की, बिकॉज सूडो फोर्स यूज करके चीजें आसान हो जाती है। बिल्कुल।